नमस्कार दोस्तों, प्यारे छात्रों। पिछले सभी संस्कृत के वीडियो जो पढ़े हुए हैं, अब उनसे आगे संधि प्रकरण पे हम लोग चर्चा विमर्श को आगे बढ़ाते हैं। हालांकि बीच में हमने एक वीडियो और भी बेसिक शुरुआत कर डाला था, लेकिन हम अब जो वीडियो पढ़े हैं उनसे आगे का वीडियो संधि प्रकरण का शुरू करते हैं, क्योंकि टेट सीटेट और पीआरटी के स्टूडेंट्स के लिए बेहतर है। सबसे पहला टारगेट, ज़्यादा विषयांतर न होते हुए इस पर चर्चा करें कि संस्कृत की वीडियोस बनने शुरू हो गए हैं, कंटिन्यू पढ़ेंगे भी, और बहुत जल्दी हम लोग ऑनलाइन भी आ जाएंगे। इसके अतिरिक्त अगर किसी को पिछली वीडियो में कुछ न समझ में आया होगा, उनको देख लेंगे, तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, दे सकते हैं, और उसको हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे। कहीं भी समझ में ना आए वीडियो देखते समय या किसी प्रकार की परेशानी हो, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर अपने विचार व्यक्त करें। शुरू करते हैं। सबसे पहले कहाँ से संधि प्रकरण से प्रश्न बनना शुरू होगा, उसके पहले यहाँ पर हमने संस्कृत लिखा हुआ है, तो अगर इस पर किसी को टेंशन हो तो जैसा कि हमने आपको क्लास में ही बताया हुआ है पहले से कि सम उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए इंग्लिश में हम इसे संस्कृत भी लिख सकते हैं और संस्कृत भी लिख सकते हैं। इसके लिए किसी प्रकार के टेंशन में या किसी प्रकार के विवाद में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वर्ण विचार। यहाँ लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ से एक प्रश्न तत्काल बन जाता है, चाहे टेट हो, सीटेट हो, पीआरटी हो, सही बन जाता है कि संधि प्रकरण किस विषय का भाग है। संधि प्रकरण किस विषय का भाग है? तो संस्कृत व्याकरण के पोर्शन में, व्याकरण के भाग में वर्ण विचार, पद विचार और वाक्य विचार, इन तीन प्रकार के विमर्श में संस्कृत में संधि प्रकरण वर्ण विचार का भाग है। तो हमेशा वर्ण विचार माने, और इसकी उत्पत्ति के बारे में यहाँ पर बताया गया है किस प्रकार से व्युत्पत्ति है। तो सम उपसर्ग पूर्वक सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, धातु का प्रयोग किया गया है, कि प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ये धातु का चिन्ह है, धातु का सिंबल है, जिसे नहीं जान पाते हैं। और अभी बता दें कि धातु को क्रिया के रूप में भी बताया जाता है। धातु कहें, क्रिया कहें, और धातु और क्रिया जिस प्रकार से मानव जीवन में क्रिया यानी कि कर्म, हमारी क्रियाशीलता, हमारे द्वारा की जाने वाली एक्टिविटीज़ सबसे महत्वपूर्ण है, वही हमारे सजीव रहने का, हमारे जीवन को सार्थक बनाने का साधन है। उसी प्रकार से किसी भी पद में क्रिया के बिना उसको बनाना, उसको बेहतर रूप से उसकी व्युत्पत्ति को शामिल करना संभव नहीं है। तो सम उपसर्ग पूर्वक धातु की प्रत्यय से संधि शब्द उपार्जित होता है, और यह एक पुल्लिंग पद है। कैसा पद है? पुल्लिंग पद। परिभाषा के तौर पे हमने लिख दिया है, आपको याद ना हो तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि टेट, सीटेट और पीआरटी के लेवल पर ये उतनी अधिक परिभाषा आवश्यक नहीं है। सीटेट के विद्यार्थी, क्योंकि आगामी परीक्षा सबसे पहले सीटेट की मिलेगी, तो वे बिल्कुल परेशान ना हो। सीटेट के लिए पूरा लाइव क्लासेस में क्वेश्चन पेपर डिस्कशन, सिलेबस का पूरा, जिन लोगों ने एडमिशन लिया था या जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, लाइव क्लासेस के माध्यम से, पीडीएफ नोट्स के माध्यम से, माँ अकेडमी पूरी जिम्मेदारी से, पूरी टीम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेगी। आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहें। परिभाषा कहा जाता है कि वर्णानाम परस्परम विकृत मत संधानम संधि ही। एक बार पुनः देखें, वर्णानाम परस्परम विकृत मत संधानम संधि, अर्थात वर्णों के मध्य परस्पर आपस में जो विकृति होती है, जो उनके वर्णों में विकृतियाँ होती हैं, उनके संधान करना, उनको सही करना, उनको उनके बीच में मेल जोल बिठाना,
उनका जोड़ तैयार करना, क्या उनमें आपस में सहयोग की प्रवृत्ति है, किस प्रकार से आपस में जुड़ते हैं, इसी प्रक्रिया को संधि के रूप में बताया जाता है। और हिंदी में टेट में खास करके और पीआरटी में परिभाषा पूछी जाती है कि संधि किसे कहते हैं। तो संधि की सबसे उचित परिभाषा अगर हिंदी में जानना चाहें तो संधि वर्णों का मेल है, वर्णों का मेल है, ये सबसे उपयुक्त और उचित परिभाषा होती है। वर्णों का मेल। कई प्रकार से आपको पेपर में प्रश्न को दाएं बाएं करके घुमा कर पूछ सकता है कि संधि, अब संधि वर्णों का योग है, संधि वर्णों का जोड़ है, संधि शब्दों का, पदों का जोड़ है। इस तरह से आपको अलग अलग प्रकार के ऑप्शन दे सकता है, विकल्प दे सकता है। लेकिन सभी विकल्पों में यदि वर्णों का मेल आपको दिखाई पड़ता है, वर्णों का परस्पर मेल बताता है, तो हमेशा यही परिभाषा सही मानी जाएगी। जब ये परिभाषा ना हो तो हम योग की तरफ सोच सकते हैं, उसकी तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन जब तक ऑप्शन में, प्रश्न में ये दिया हो, तब तक संधि की परिभाषा यही बनेगी। संधि को साधारण रूप में, जैसे संस्कृत में एक चीज़ देखने को मिलती है कि विद्यार्थी टेंशन में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि प्राचीन भाषा है, कुछ लोग उच्चारण नहीं कर पाते हैं, उच्चारण अशुद्धि की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिह्वा मोड़ नहीं पाते हैं। तो उच्चारण की अशुद्धियाँ ये कोई नया विमर्श नहीं है, ये अधिकांशतः आजकल देखा जाता है। जिस तरह से आजकल मानवीय व्यवहारों में और हमारी पढ़ाई लिखाई की व्यवहार में बदलाव हुए हैं, तो अशुद्धियाँ करते हैं, लेकिन हम लोग धीरे धीरे सुधार की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त समय है और खूब डिटेल में एक एक स्टेप वाइज संधि को करेंगे। दूसरी चीज़ ये दावा कर देते हैं कि जिस तरह से एक एक टॉपिक समाप्त होता जाएगा, जो आपके 30 प्रश्नों का टारगेट है, 30 में 30 प्रश्नों के टारगेट के साथ, जैसे पिछली परीक्षाओं में आप लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया संस्कृत में और लगभग 25 प्लस 26, 28 नंबर तक, 29 नंबर तक स्टूडेंट्स ले आए। गंभीर तैयारी किया लोगों ने और मज़े के साथ तैयारी किया। तो मज़े के साथ तैयारी तो भाई लाइव क्लासेस में मिलेगी। अभी हम आपको संधि से बनने वाले पूरे सिस्टम को समझाते हैं, दिखाते हैं। देखिए, तो संधि की परिभाषा हमने जान ली। अब संधि के प्रकार, तो टेट, सीटेट और पीआरटी के लेवल पे जब पढ़ेंगे तो संधि के 3 ही प्रकार हैं, क्योंकि जब वर्णों के प्रकार की हम बात करते हैं वहीं से कंसेप्ट को कोरिलेट करें। वर्णों के प्रकार को हम देखेंगे तो वर्ण भी हमको 3 प्रकार के दिखाई पड़ेंगे और वर्णों से ही होने वाले क्रियाकलाप हैं। तो अगर वर्ण 3 प्रकार के हैं तो साधारण रूप में संधि भी 3 प्रकार की हो जाएगी, इसमें कुछ डाउट रहना ही नहीं चाहिए। तो 3 प्रकार से संधि हो जाती है, क्योंकि वर्ण 3 प्रकार के हैं। तो कौन कौन सी संधि? तो कहते हैं स्वर हैं, स्वर वर्ण, स्वर संधि, व्यंजन वर्ण, व्यंजन संधि, व्यंजन वर्ण, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जैसे क्लास में पढ़ाते समय हम बताते थे कि संस्कृत का कोई भी प्रकरण, कोई भी विषय वस्तु हो, उसे इतना बढ़िया फ्रेमिंग और इतने बढ़िया तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा कि आपको कुछ भी नहीं आता होगा तो भी जो वीडियो शुरू करेंगे वहीं से आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। स्वर वर्ण होते हैं, स्वर संधि होती है। व्यंजन वर्ण होते हैं, व्यंजन संधि होती है। विसर्ग वर्ण, विसर्ग को आप पढ़ते हैं अयोगवाह में, तो वो भी एक डिपेंडेंट, किसी के ऊपर आश्रित वर्ण होते हैं जिनका स्वतंत्र अस्तित्व तो नहीं होता है। तो विसर्ग संधि भी देखने को मिलेगी। 3 प्रकार की संधियां हुई। जब भी पूछा जाए संधि कितने प्रकार के, संधि के कितने भाग हैं, तो 3 भाग हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हिंदी भाषा साहित्य में, हिंदी भाषा व्याकरण में
देखा जाता है तो स्वर संधि और व्यंजन संधि, तो स्वर के प्रकार तो हिंदी में मिलते हैं लेकिन व्यंजन के प्रकार नहीं दिए जाते। व्यंजन को नियम से पढ़ा देते हैं और विसर्ग को भी नियमों से पढ़ा देते हैं। लेकिन संस्कृत भाषा व्याकरण में ये विशेष बात है कि यहाँ व्यंजन संधि के नाम और नियम दोनों मिलेंगे, स्वर संधि के नाम और नियम दोनों मिलेंगे, विसर्ग संधि के नाम और नियम दोनों मिलेंगे। सबसे पहले किसे स्वर संधि कहा जाए, किसे व्यंजन संधि कहा जाए, किसे विसर्ग कहा जाए, इसका संक्षिप्त रूप से और बिल्कुल दिमाग में बस जाने वाली बात बताएंगे। स्वर संधि अर्थात दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को स्वर संधि कहा जाएगा। पूरा डिटेल कहा जाएगा, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं, इतने समझ जाएंगे, वीडियो के है। व्यंजन में कहेंगे एक स्वर अथवा एक व्यंजन वर्ण के आपसी मेल हो अथवा दोनों ही व्यंजन वर्णों का मेल हो, दोनों ही व्यंजन वर्णों का मेल हो, व्यंजन वर्णों का मेल हो, इस तरह कर सकते हैं। और विसर्ग को तो बिना नियम के जितना कहने में कठिन लगती है उससे आसान तरीके से बस केवल आपको देखना होगा कि प्रथम पद के अंत में, प्रथम पद के अंत में रकार वर्ण यानी कि र वर्ण, विसर्ग अथवा श वर्ण का कोई भी प्रकार, चाहे तालव्य श हो या मूर्धन्य श हो या दंत सकार हो, इनमें से कुछ भी दिखाई पड़ जाता है प्रथम पद के अंत में तो हम उसे विसर्ग संधि में शामिल कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब इतना आप लोग हमेशा ये ध्यान रखें कि कॉपी पेन लेकर ही बैठें, साथ साथ नोट करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, नहीं तो एक ही वीडियो को आपको कम से कम 20 बार देखना पड़ेगा। और अगर एक बार नोट्स बनाते जाएंगे तो उसको बस एक बार लिखने से 100 बार पढ़ने के बराबर होता है, इसे लेखन में विशेष ध्यान रखें। दूसरी चीज, संधि वर्णों का मेल है। इस विषय पर जो हम क्लास में स्टूडेंट से पूछते हैं पढ़ाते समय, अच्छा ठीक है संधि वर्णों का मेल है, जरा उस पर चर्चा कर लें, तो कहते हैं अच्छा ठीक है बताइए। संधि वर्णों का मेल है तो यदि हम लिख दें क प्लस क, क्या हो जाएगा? वर्णों का मेल कर दीजिए। तो सभी विद्यार्थी, सभी स्टूडेंट्स थोड़ा सा टेंशन में पड़ जाते हैं कि पढ़ा तो यही है कि संधि वर्णों का मेल है, लेकिन आवाज़ जब जोड़ना पड़ रहा है, इसको मेल करना पड़ रहा है तो नहीं हो पा रहा है। का प्लस का, खा प्लस खा, या कोई भी वर्ण हो, आप निश्चित रूप से टेंशन पड़ जाएंगे। तो क्या निहितार्थ है, क्योंकि परिभाषा संक्षिप्त बनाई जाती है और परिभाषा में परिभाषिक शब्द जो होते हैं उसमें कुछ अन्य निहित अर्थ भी शामिल होते हैं जो परिभाषा को समझाने के बाद, गुरु शिष्य की परंपरा के बाद वो बातें समझ में आती हैं। जैसे संधि कहने को तो वर्णों का मेल है, लेकिन इस तरह दे देंगे तो आप टेंशन में पड़ जाएंगे। तो कैसे समझें? तो उसके लिए एक कंसेप्ट डेवलप कर लें हमेशा के लिए दिमाग में, जिससे संधि आसान हो जाए और इससे आसानी से समझ में आप जितने प्रकार से कहेंगे उतने प्रकार समझ आएंगे, लेकिन इतना आसान विधि से पढ़ाएंगे आपको कि इससे आसानी से समझ में आपको अन्य कहीं नहीं आने वाली है। ध्यान से देखिएगा।
कुछ नहीं करना है, बस दिमाग में क्या करना है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण प्लस द्वितीय या उत्तर पद का प्रथम वर्ण। अब ध्यान से देखिए, आपको वर्ण प्लस वर्ण दिखाई पड़ रहा है। क्या दिखाई पड़ रहा है? वर्ण प्लस वर्ण, यानी कि वर्णों का मेल है, लेकिन जो अंतर्निहित बात है, जो हमसे छिप गई, वो ये बात है कि दो पद होते हैं और दोनों पदों के वर्ण आपस में मेल करते हैं, क्योंकि स्वतंत्र वर्णों को हम ऐसे ही आपस में मेल नहीं करवा देते। अभी संधि के संबंध में हम बहुत कुछ चीज़ें आपको बताएंगे और एक एक चीज़ को बिल्कुल क्लियर करते चलेंगे, विषय वस्तु में कुछ भी नहीं छूटेगा और हमारी गारंटी है कि आप पूरे के पूरे मार्क संधि प्रकरण से ले आएंगे। कभी ना पढ़ा हो संस्कृत, कभी ना ध्यान दिया हो अपने एकेडमिक क्लासेस में, यहाँ समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए, प्रथम पद का अंतिम वर्ण तो वर्ण हो गया, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण तो वर्ण हो गया। अब परिभाषा बनाने के क्रम में यही बना दिया गया कि वर्णों से वर्णों का मेल, वर्ण से वर्ण का मेल संधि कहलाती है, लेकिन अंतर्निहित बात को छुपा लिया गया। यही कंसेप्ट है, इसको दिमाग में हम लोग रखेंगे, यही विचार है, यही उदाहरण है। अब इसके प्रकारों को देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इन बातों को नोट कर लिया होगा, तो इन्हें हम यहाँ से हटा देते हैं और प्रकारों पर चर्चा करते हैं। अब स्वर संधि के प्रकार से क्वेश्चन आता है, लेकिन खास बात है कि व्यंजन और विसर्ग के प्रकार से कभी प्रश्न नहीं बनता है और ना ही बनेगा। कारण क्या है कि व्यंजन वर्ण अनेक प्रकार के हैं, लेकिन स्वरों में मूल स्वर कुछ विशिष्ट ही हैं जिनकी निश्चित संख्या है। तो जितने प्रकार के मूल वर्ण होंगे उसी प्रकार से संधि के प्रकार बन जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखें तो स्वर संधि 5 प्रकार की ही है। बहुत से स्टूडेंट को ये समस्या हो जाती है कि उन्हें संधि कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं 6 प्रकार की है, कुछ लोग कहते हैं 7 प्रकार की है, कुछ लोग कहते हैं 8 प्रकार की। इस तरह से दुविधा में पड़ जाते हैं। पुस्तकों में देखते हैं तो 5 के अतिरिक्त उन्हें भी दिखाई पड़ जाता है। उनका समावेश कैसे करें, ध्यान से देखें। जैसे सबसे पहले हमारे पास है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। अब पूरा नहीं लिखेंगे, हम संक्षेप में लिखते जाएंगे। गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। देखिए, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ भाषा और व्याकरण का विकास जैसे हमारे जीवन का विकास है, उसी प्रकार से होता है। और विकास की प्रक्रिया में निरंतर यही क्रम देखने को मिलता है। सबसे पहले हम लोग जीवन में क्या होते हैं, बड़े होते हैं। हालांकि ये बात ठीक नहीं है कि हम बड़े होते हैं। जिस दिन से हम पैदा होते हैं उस दिन से लगातार छोटे ही होते जाते हैं, उम्र हमारी घटती जाती है। लेकिन जो परंपरा है कहने की, जो तरीका है कहने का, वो यही सब लोग कहते हैं कि बड़े हो रहे हैं। तो बड़े होने का अर्थ है किससे, दीर्घ से। दीर्घ, पहले जीवन में हम लोग बड़े हो रहे हैं। दूसरा है जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे अंदर, हमारे संस्कारों में, हमारे तौर तरीकों में गुणों का समावेश होना चाहिए। अब हमारे उच्चारण इतने गड़बड़ होते हैं कि बहुत से स्टूडेंट इस गुण को गुड़ पढ़ते हैं। ये गुण है और ये गुड़ है। उच्चारण को ध्यान से देखिए, हम गुण संधि पढ़ रहे हैं, न कि गुड़ संधि पढ़ रहे। गुड़ ये खाने वाला है और ये गुण जो भाव के रूप में है। ये विशेष ध्यान रखना, हमेशा गुण ही कहना है, गुड़ नहीं कहना है।
तो क्योंकि गुण कितने हो सकते हैं, गुण अनेक प्रकार से हो सकते हैं, गुणों के बारे में जानते हैं, गुणों से ही जीवन चलता है, गुणों से ही हमारे संस्कार है, और गुण ना मिले तो मामला आगे नहीं बढ़ेगा। देखा जाता है भारतीय परंपरा में गुण मिलाए जाते हैं, सभी लोग जानते होंगे। तो अगर गुण अधिक हैं तो गुण संधि के प्रकार भी मिलेंगे और अन्य संधियों के किसी के प्रकार नहीं प्राप्त होते हैं, ध्यान रखने की बात है। तो गुण के प्रकार कौन से हैं, तो एक है पूर्व रूप और एक है पर रूप, एक पूर्व रूप और एक पर रूप। ये दोनों संधियां भी गुण के भाग हैं। देखिए 5 और 2 7 हो गई, लेकिन तब भी क्योंकि ये इन्हीं के प्रकार हैं इसलिए इन्हें अलग नहीं माना जाएगा। और फिर गुणों के साथ साथ हम वृद्धि करते जाएंगे और फिर यण और अयादि के प्रश्न आएंगे। एक अन्य व्यवस्था और पाई जाती है संधियों में जहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिन्हें हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होता। ये प्रगेह संज्ञा के हैं, तो उन पे हम चर्चा बाद में करेंगे, पहले इन सब पे चर्चा करते हैं। और सबसे पहले स्वर संधि को हम एक एक व्यवस्थाओं को देखते चलते हैं, और पहले वीडियो में हम आपको बेसिक सिखा देते हैं, और फिर जब व्यंजन पढ़ाएंगे तो व्यंजन के समस्त प्रकार, विसर्ग पढ़ाएंगे तो विसर्ग के समस्त प्रकार पे हम चर्चा करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, स्वर संधि। जैसा कि आप लोगों ने प्रत्याहार में पढ़ा था कि स्वर को प्रत्याहार के रूप में जितने भी स्वर हैं उन सबको हम लोग अच कहते हैं। क्या कहते हैं? अच। अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार में सभी स्वर शामिल हो जाते हैं। स्वरों की संख्या के बारे में सब कुछ वीडियो बना के आप लोगों को दे दिया जाएगा किस प्रकार से है। यहाँ पर बस केवल इतना देखें कि अच, तो अगर स्वर को अच कहा जाता है तो जब स्वर संधि है और कहीं अगर अच संधि लिख दिया तो टेंशन में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। चाहे स्वर संधि कहें चाहे अच संधि कहें, दोनों बातें एक ही हैं। अब जिन्हें अच ना समझ में आ रहा हो इस वीडियो में, वो प्रत्याहार का वीडियो देखें, वहाँ से उनको एक क्लियरिटी मिलेगी। इसी प्रकार से व्यंजन को हल प्रत्याहार के रूप में देखा जाता है तो इसे हल संधि कह सकते हैं। तो जिस प्रकार से प्रत्याहार थे उसी प्रकार से उनका नामकरण भी कर दिया जाता है। तो संस्कृत की पुस्तकों में देखेंगे तो अच प्रकरण और हल प्रकरण के नाम से ये दिए होते हैं। तमाम स्टूडेंट गंभीर हो जाते हैं। अब इस प्रकार के टेंशन को दिमाग में ना रखें और आगे बढ़ते हैं। स्वर संधि का पहला टॉपिक लेते हैं जो सबसे आसान है लेकिन टेंशन जरूर क्रिएट करता है। दूसरी चीज, हम लोग सूत्र विधि से पढ़ने का आदत नहीं बनाते हैं, हम लोग रटने की आदत बनाते हैं। अगर हम लोग कंसेप्ट से पढ़ें, सूत्र विधि से पढ़ें, और सूत्र विधि सबसे पहले संस्कृत में शुरू हुई और प्रायः सभी कठिन से कठिन विषयों में सूत्र से ही जानकारियाँ बढ़ती हैं। सूत्र से ही पढ़ना आसान होता है, चाहे मैथमेटिक्स पढ़ना हो आपको, चाहे अन्य किसी का ट्रिकी फार्मूला बनाना हो, सब कुछ सूत्र में होता है। आजकल मीडिया में भी सूत्रों से पता चला है, ऐसा कहा जाता है। तो सूत्र महत्वपूर्ण है जीवन में, सूत्र जानते रहिए। जैसे स्वर संधि में पहला संधि है दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, और इसका सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घ। अकह सवर्णे दीर्घ। बहुत से स्टूडेंट डटे रहते हैं, कहते हैं अकह सवर्णे दीर्घा, कुछ और पढ़े रहते हैं कहते हैं अकह सवर्णा दीर्घा। इस तरह से प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण नहीं करेंगे, बिल्कुल क्लियर एग्जैक्ट बोलेंगे अकह सवर्णे दीर्घ है। अब जिन्होंने प्रत्याहार पढ़ा था उनके लिए तो ये बिल्कुल आसान है, और जिन्होंने प्रत्याहार नहीं पढ़ा था
उनको भी ज़्यादा टेंशन में डालेंगे, थोड़ा सा हम देख लेंगे। हमने शुरू में आपको पढ़ाए थे माहेश्वर सूत्र, और माहेश्वर सूत्र में हमने आपको 14 माहेश्वर सूत्र पढ़ाए थे, उनसे बनने वाले प्रश्नों को बताया था, उनके महत्व को बताया था, इसका उद्भव बताया था, और इससे किस प्रकार से विषय आगे बढ़ा है, किस प्रकार से विषय उत्पन्न हुआ, इसके बारे में चर्चा किया था। अब माहेश्वर सूत्र में अगर हम केवल 4 सूत्रों को ले लें जो आपको तुरंत याद हो जाते हैं, शीघ्रता से याद हो जाते हैं, कठिन भी नहीं लगते हैं, कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ण। जिन्होंने प्रत्याहार के वीडियो नहीं देखा है उनको भी थोड़ा आसान बना दें, नहीं तो यहीं के बाद वो वीडियो बंद करके भागने लगेंगे। यहाँ से देख लें, अभी अकह का अर्थ क्लियर हो जाएगा। अगला है री, री, क, ए, ओ, म, आई, औ, च। ये 4 सूत्र हमने ले लिए, माहेश्वर सूत्र से 4 ले लिए। और आपको हमने बताया था प्रत्याहार के वीडियो में कि जितने भी हलंत वर्ण हैं उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा। ध्यान रखने की बात है, ये जीवन की सच्चाई है। जो किनारे पर होगा, जो हाशिए पर होगा, जिसको सहायता दी जाने लायक है, जो अपने पैर पे खड़े नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें कहीं शामिल नहीं किया जाता। और इस कोरोना संकट में, इस काल में ये चीज़ साफ साफ देखने को मिल रही है। इसलिए मजबूत बने, मेहनती बने, कर्तव्यनिष्ठ बने और आगे बढ़ते जाएं, लोगों का सहयोग भी करें, यही जीवन है। इनके बारे में हम और चीज़ें बताएंगे आपको। अब यहाँ से देखें, देखिए कैसे यहाँ पे आया है अ और क। तो प्रत्याहार का आदिरंतेन संहिता, आदि और अंतिम, ये सूत्र पढ़ाया गया है आपको, आदिरंतेन संहिता। तो आ से शुरू करेंगे और अंत मतलब जहां तक कह रहा है तो आ, ई, उ, री, क तक जाता है। तो क तक शामिल तो करेंगे, लेकिन इनकी काउंटिंग नहीं होगी, इनकी गणना शामिल नहीं की जाएगी। तो आपको कितने वर्ण मिल गए? अ, ई, उ, री और री। अब हिंदी भाषा में, हिंदी व्याकरण में री का वर्णन प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि री एक वैदिक वर्ण है। अतः हिंदी में वेद का कोई भी परिचय नहीं है। वैदिक में, वैदिक का पूरा परिचय संस्कृत भाषा में है, और वो वैदिक संस्कृत है, तो संस्कृत में चलेगा। अब इस आपको अक बोलने से, अकह बोलने से आपको ये 5 वर्ण प्राप्त हुए। कुछ नहीं करना है, सूत्र आपको प्राप्त हो गया है। बस क्या करना है कि जो कहा जाए उसकी समस्त जातियां शामिल हो गई, समस्त बिरादरी। आ कहा तो कोई भी आ हो, ई कहा तो कोई भी ई हो, ऊ कहा तो कोई भी ऊ हो, और री, इनके प्रकार अधिक होते हैं। जैसे अगर री का प्रकार देखेंगे तो कहा जाता है ऋकारो त्रिंशत, ऋकारो त्रिंशत। री 30 प्रकार का होता है, और ऋकारो द्वादश, ऋकारो द्वादश, यानी कि री 12 प्रकार का होता है। लेकिन इनका मुख्य लक्षण ये है कि री और री सदैव दीर्घत्व में होते हैं, इनका दीर्घ भाव होता है। ये कभी ह्रस्व में लिखे तो जाते हैं, ह्रस्व में इनका उच्चारण कभी नहीं होता है, इनका हमेशा उच्चारण दीर्घ होता है। तो क्योंकि बोलने से ही, उच्चारण से ही स्वर का महत्व है। स्वर अर्थात उच्चारण, स्वर का मतलब क्या है? आवाज़। तो सीधे ये दोनों इसी प्रकार से बने रहेंगे। इनमें दीर्घ करें न करें, ह्रस्व माने न माने, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अगर कर भी लेते हैं, इन्हें अगर ह्रस्व मान लेते हैं तो सामने वाले को भी ह्रस्व मानेंगे, लेकिन लिखा ऐसे जाएगा।
कुछ लोगों को हमने देखा है कि वो लोग जो है री का दीर्घत्व का रूप अलग रूप से विशिष्ट रूप से दिखाते हैं, लेकिन वो वैदिक तरीका है, उसे साधारण रूप से यहाँ प्रयोग करने की विशेष आवश्यकता नहीं मुझे लगती है, इसलिए हम इसी प्रकार से बताते रहते हैं और इसी प्रकार से बताते भी रहेंगे। अब देख लें, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ इसी से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि अकह सवर्णे, अक के सवर्णी, सवर्णी मतलब समान, अक के समान कौन, तो अक मतलब आ के समान आ, जितने भी प्रकार के आ हैं, ई के समान ई सवर्णी, ऊ के समान ऊ, री के समान री और री के समान री। अकह सवर्णे, अक के सामने जब उनका कोई भी सवर्णी वर्ण प्राप्त हो जाता है तो ध्यान के रखना है, ध्यान रखना है तीन संधियों में, दीर्घ में, गुण में और वृद्धि में, दोनों वर्णों के स्थान पर, दोनों वर्णों के स्थान पर, दोनों वर्णों के स्थान पर दीर्घ आदेश हो जाता है, दीर्घ आदेश हो जाता है। आदेश यानी कि इसको नकारा नहीं सकता, मानना ही पड़ेगा। आदेश हो जाता है तो यहाँ पर दीर्घ आ, यहाँ पर दीर्घ ई, यहाँ पर दीर्घ ऊ, और ये हमेशा दीर्घ भाव में ही होते हैं, तो चाहे तो इनको ऐसे लिखें, चाहे तो अगर दीर्घ करना चाहें तो कर लें, जिससे आपको संतुष्टि मिले, लेकिन हमारा मानना इतना ही पर्याप्त है। ये आपका बन गया सूत्र से पूरा, इतने में आप समझ जाएंगे। अब पुस्तकें कैसे दिखाती हैं, पुस्तकों का काम ही है जटिलता पैदा करना, जिससे आप लोग बार बार खरीदते रहें, बार बार पढ़ते रहें। सरल बनाना है, क्योंकि जितना भी सहज होगा उतना ही तेजी से हम लोग समझ पाएंगे। ध्यान से देखिए, पुस्तक क्या करती है, आ प्लस आ बराबर आ प्लस आ बराबर आ, फिर एक बार बड़ा छोटा मिला देंगे, तो इससे केवल पेज भरने की बात हुई। अगर संक्षेप में देखें तो इन समस्त बातों को, इन समस्त रहस्य को हमने एक ही पंक्ति में शामिल कर दिया है। इसी प्रकार सबको समझें और दिमाग में रखें। ये तो इनकी प्रक्रिया हो गई। अब इतना दिमाग में है, अब हमारे सामने कोई भी शब्द आए, दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। कौन कौन से प्रश्न बनते हैं उनको देख लें, जिससे कम से कम एक वीडियो में एक संधि के बारे में आपको पूरी जानकारी हो जाए। जैसे एक बार शब्द आ गया था लघुर्मी, टेंशन में पड़ गए सभी स्टूडेंट, इसका कैसे बनाएंगे, ये तो बहुत टेंशन की बात है। कभी आ जाता है महीस, बल्कि अन्य शब्दों को देख लेते हैं। शब्दों को दीर्घ संधि, जैसे साधारण शब्दों पे तो हम लोग खूब अभ्यास करते हैं। हिमालय, पुस्तकालय, देवालय, भूतालय, पुस्तकालय, विद्यार्थी, सही प्रकार के देखते हैं, जितने प्रकार के शब्द बन सकते हैं, जिससे कि कोई टेंशन ना रहे। कपीस, गिरीश, गिरीश, और भी शब्दों को लेंगे, लेकिन कितने प्रकार से प्रश्न बनते हैं इन पे चर्चा करनी है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इन सबको नोट डाउन कर लिया होगा, लेकिन हम इसे समाप्त नहीं करते, बल्कि इस प्रकरण को आपके सामने से दूर करते हैं और यहीं पर आपको संक्षेप में दिखाते हैं कि रहस्य क्या है, कैसे हम पहचानें। अब इनसे दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न बनता है कि संधि विच्छेद कैसे करें, और दूसरा प्रश्न बनता है कि अगर दो विच्छेद वाले शब्द पद हैं तो उनमें संधि कैसे करें और इनकी पहचान कैसे करें। इतना हमारे पास प्रश्न होता है।
सूत्र विधि से इतना जानकारी हुई, तो संधि विच्छेद, संधि और पहचान कैसे करें, ध्यान से देखिए। जो यहां पर परिणाम दिया गया है, जैसे आ, बड़ा आ, यानी कि अगर पद में, जिसे आप लोग शब्द भी कहते हैं, शब्द या पद में अगर ये मात्राएं दिखाई पड़ जाएं, बहुत से लोग कहते हैं बीच में दिखाई पड़ जाए, मध्य में बीचों बीच दिखाई पड़ जाए, इस तरह से अगर कभी बनाएंगे तो कभी टेंशन में पड़ जाएंगे, क्योंकि कभी 4 वर्ण का कोई शब्द बन जाएगा तो आप बिल्कुल टेंशन में पड़ जाएंगे। इसलिए इस तरह से बिल्कुल ना बनाएं। बस आप देखें कि ये वर्ण दीर्घ रूप में आपको प्राप्त हो, ये वर्ण दीर्घ रूप में आपको प्राप्त हो, कोई भी शब्द हो। इसे लघुर्मी शब्द को हम लेते हैं, लघुर्मी पद को लेते हैं, आपको इसमें यहां दीर्घ नहीं मिला और यहां दीर्घ आपको प्राप्त हो गया। इस साधारण तरीके से कुछ भी नहीं किया हमने, लेकिन आपको घा के साथ बड़ा ऊ प्राप्त हुआ, जिससे ये तो निश्चित हो गया कि यहां पे दीर्घ भाव है। तो यहां दीर्घ संधि का प्रकरण बन सकता है। और बाकी अन्य संधियों को जब पढ़े रहेंगे तो कैसे डिफर करें इन संधियों से, ये क्लियर हो जाएगा। तो अभी इतना दिमाग में रखें कि ये जितने परिणाम हैं, अगर इसको मैथ के तरीके से अगर सॉल्व करना चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसके हम अनेक तरीकों से आपको बता सकते हैं, लेकिन एक तरीका बताते हैं आपको साधारण सा। देखिएगा कितना बढ़िया, यहाँ क्या लिखा है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण। तो भाई इसको लिख दीजिए, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण। ये क्या हो गया आपका, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण। तो ये आपका क्या हो गया, रिजल्ट, यानी कि परिणाम। यही परिणामी वर्ण है। अगर ये किसी शब्द में दिख जाते हैं तो वह शब्द, वह पद दीर्घ संधि वाला होगा, और इसी से हम सारी पहचान बना लेते हैं। अब इतना आप ज्ञान अपने पास रखें, इनको देखें, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इनका अभ्यास करवाएंगे और इसका और डिटेल आप लोगों को देंगे। धन्यवाद।